हेलो माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू द योगी ट्रिक्स। आज एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ चैनल पर आ गए हैं आपके हेल्प करने के लिए। उम्मीद है आपकी तैयारियां बहुत ही अच्छे से हो रही हैं। और ये वीडियो सीरीज़ हमने उन अभ्यर्थियों के लिए स्पेशली लगाई हुई हैं जो अपने एग्ज़ाम की तैयारियों को लेकर काफ़ी सीरियस है। इस वीडियो सीरीज़ में हम लोग जानेंगे उन फैक्ट को, उन तथ्यों को जो पेपर में बार बार पूछे जा रहे हैं या फिर जो आप पढ़ते हैं लेकिन उसके साथ का जो नॉलेज है उसको कहीं ना कहीं आप याद नहीं करते और आपका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इस जो खास तौर से ये जो वीडियो सीरीज़ आ रही है इसमें हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरीके से आपके नॉलेज को एनहांस करें कि आपको क्वेश्चन के साथ साथ जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो पेपर में पूछे जा सकते हैं वो भी आपको याद रहे। तो दोस्तों, मेरा जो पहला सवाल है कि आरटीआई लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन था। तो आरटीआई एक फेमस टॉपिक है, एग्ज़ाम पर्पज़ के लिए ये पूछा जाता है। तो आज सबसे पहले आपने ये पता करना है कि आरटीआई की फुल फॉर्म क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। और इसको भारत में का जो पहला राज्य है जिसने इसको लागू किया था वो तमिलनाडु है। तो तमिलनाडु ने इसको कब लागू किया था? तो तमिलनाडु ने इसको 1997 में लागू किया था। लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि भारत में जो आरटीआई लागू किया गया वो 2005 में लागू किया गया। यही से कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो जाता है क्योंकि भारत में तो 2005 में लागू किया गया और तमिलनाडु तो 1997 से ही इसको लागू कर रहा था। तो आपने पेपर में याद रखना है, तमिलनाडु ने पहले से ही आरटीआई को अपने राज्य में चलाया हुआ था, जबकि हमारे देश में 2005 में इस पर कानून बना। तो उसके बाद इससे जुड़े हुए फैक्ट को हम लोग अगर डिस्कस करें तो आरटीआई का जिक्र भारतीय संविधान के आर्टिकल 19(1) के तहत आता है, जिसमें आपको आरटीआई लेने का अधिकार दिया गया है। आरटीआई की जो लगाने की जो फ़ीस रहती है ये भी कई बार पेपर में पूछ ली जाती है, तो इसकी फ़ीस है 10 रुपये। आइए दोस्तों, अब इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको देते हैं। विश्व में सबसे जो पहला देश है जिसने आरटीआई लागू की थी तो वो है स्वीडन। स्वीडन विश्व का पहला देश है जिसने अपने देश में आरटीआई लागू की थी। और ये कब लागू किए थे? काफ़ी पहले लागू की थी, तो इसकी डेट है 1766 में। तो स्वीडन दुनिया का पहला देश है जिसने अपने देश में आरटीआई को लागू किया। और कब किया? 1766 में। और दूसरा देश कौन है? दूसरा देश है यूएसए। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने आरटीआई को लागू किया, लेकिन 200 वर्षों बाद, यानी कि 1966 में। तो एक तो आपने ये याद रखना है कि दुनिया का पहला मुल्क है आपका स्वीडन जिसने आरटीआई लागू किया, दूसरा आपका है यूएसए जिसने आरटीआई लागू किया। अब इसके साथ साथ की डेट्स भी हम लोग याद कर लेते हैं, कौन कौन सी डेट्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो 1766 के 2 साल पहले अगर हम जाए तो 1764 में हमारे पास कौन सा वॉर हो रहा था? हमारे पास बैटल ऑफ रोहिलाबाद हो रहा था। ठीक है, अवध के नवाब और उनके बीच में लड़ाई हो रही थी। और 1764 की हमने बात की, अब बात करते हैं 1776 में। ये एक ऐतिहासिक साल है क्योंकि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को इस वर्ष क्या मिली थी? आज़ादी मिली थी। तो वो डेट्स भी आपने याद रखनी है। 4 जुलाई, कब उनको आज़ादी मिली थी? 4 जुलाई 1776 को यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका क्या हो गया था दोस्तों? आज़ाद हो गया था। तो ये आपने फैक्ट एंड फिगर आपने याद रखने हैं। अब एक बहुत ही ज़रूरी फैक्ट हम लोग इससे जुड़ा हुआ याद करने चाहते हैं कि जो आरटीआई जो हम लगाते हैं तो उसका एक इंफॉर्मेशन कमिश्नर भी होता है। तो हमारे देश के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन है? तो हमारे देश के जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है उनका नाम है श्री हीरालाल समारिया। क्या नाम है उनका? श्री हीरालाल समारिया। और जो हमारे भारत देश के पहले चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उनका नाम था वजाहल हजीबुल्ला। दोस्तों, पेपर में ये सवाल अक्सर पूछा जाता है कि पहले और जो प्रेजेंट वर्तमान में जो हम अधिकारी इससे जुड़े हुए होते हैं, तो वर्तमान में कौन है? हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर श्री हीरालाल समारिया। और पहले जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर थे उनका नाम था वजाहल हाजी बुल्ला। तो दोस्तों, आपने ये फैक्ट याद रखना है। चलिए दोस्तों, अब अपना दूसरा फैक्ट हम लोग डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा दूसरा सवाल है वो है विटामिन की खोज किसने की थी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मैं हर सेक्शन से एक एक सवाल ले रहा हूँ। पिछला सवाल हमारा करंट टॉपिक से था, पॉलिटिकल भी था, लेकिन ये जो सवाल है ये हमारा साइंस की फील्ड से है। तो साइंस से भी काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं जो जनरल साइंस है खास तौर से। तो विटामिन की खोज किसने की थी? और आपकी ऑप्शन है: ए न्यूटन, बी कसिमिर फंक, सी सीवी रमन, या डी चार्ल्स डार्विन। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है कसिमिर फंक ने। तो कसिमिर फंक ने विटामिन की खोज की थी। और कब की थी? 1912 में। ये डेट आपने याद रखनी है। 1912 में कसिमिर फंक ने विटामिन की खोज की थी। और विटामिन के बारे में हम थोड़ा सा और जान लेते हैं। तो विटामिन दोस्तों हमारे दो प्रकार से इसे बांटा जाता है विटामिन को। एक होती है फैट सॉल्युबल विटामिन और दूसरी होती है वाटर। तो फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन सी होती हैं? जो ए, डी, ई और के, इनको फैट सॉल्युबल कहते हैं। और विटामिन बी और सी, इनको वाटर सॉल्युबल विटामिन कहते हैं। तो इस तरह से आपने पेपर के लिए याद करना है। फैट सॉल्युबल का मतलब होता है जो वसा में घुल जाती हैं, और वाटर सॉल्युबल का मतलब होता है ऐसी विटामिन जो पानी में इजीली घुल जाती हैं। तो फैट सॉल्युबल कौन कौन सी है? ए, डी, ई और के। और वाटर सॉल्युबल कौन सी है? बी और सी।
तो चलिए दोस्तों, इनके हम लोग साइंटिफिक नेम भी जान लेते हैं, पेपर में कई बार ये भी पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है वो रेटिनॉल है। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम, वैसे तो विटामिन बी को विटामिन कॉम्प्लेक्स बी कॉम्प्लेक्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसके 8 छोटे छोटे अपने सब विटामिन्स हैं। तो विटामिन बी को हम लोग थायामाइन कहते हैं, विटामिन बी 1 को हम लोग थायामाइन कहते हैं। वहीं दोस्तों विटामिन बी 2 राइबोफ्लेविन, विटामिन बी 3 को नियासिन, विटामिन बी 5 को पेंटोथेनिक, और विटामिन बी 6 को पेरिडॉक्सी, विटामिन बी 7 को बायोटीन, विटामिन बी 9 को फॉलिक एसिड, विटामिन बी 12 को कोबेलोमाइन, और इस तरीके से हमारे 8 तरह के विटामिन वो कंप्लीट होते हैं। अब दूसरे जो हमारे विटामिन सी है उसको एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को कैल्शिफिरोल, विटामिन ई को टोकोफिरोल, और विटामिन के को फाइटोन एडियोन कहा जाता है। तो दोस्तों इसकी कमी से हमें रोग भी होते हैं जो कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है, विटामिन बी से हमें बेरी बेरी होती है, विटामिन सी के कारण हमें ये जो आपके जिसे कहते हैं स्कर्वी रोग हमें लग जाता है विटामिन सी की कमी के कारण। तो हमें अपनी डाइट अच्छी रखनी चाहिए। इनके सोर्स भी कई बार हमसे पूछ लेते हैं। तो विटामिन ए का जो हेल्दी सोर्स है वो है आपके वेजिटेबल्स, नट्स, टोमेटोज़, ऑरेंज, राइप येलो फ्रूट्स, हमें गुआवा, मिल्क ये खाने चाहिए। विटामिन बी 1 के लिए फ्रेश फ्रूट्स हमें खाने चाहिए। विटामिन जो सी का जो रिच सोर्स है वो फ्रेश सिट्रस फ्रूट हैं, सच एस ऑरेंज और ब्रोकली और ब्लैक कैरेट एंड कैशनट्स। और विटामिन डी का जो सोर्स है वो फिश है, कोल्ड लिवर ऑयल है, एग है, योक है, और चिकन। और विटामिन ई का जो सोर्स है वो पोटैटोज़, पम्पकिन, गुआवा, मैंगो, मिल्क, नट्स। और विटामिन के जो सोर्सेज हैं वो है टोमेटो, ब्रोकली, मैंगोज़, ग्रेप्स इत्यादि इत्यादि। तो आपने ये भी पढ़ के जाने हैं। विटामिन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो विटामिन से जुड़ी हुई हमने कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आपके साथ डिस्कस किए। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। तो चलिए दोस्तों, जो हमारा अगला सवाल है वो है निम्नलिखित तथ्य को सही कालक्रम, यहाँ कार्यक्रम गलती से टाइप हो गया होगा। तो ये जो निम्नलिखित जो तथ्य हैं इनको हमने सही कालक्रम में लगाना है। तो आपके सामने हैं प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट टाइगर, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। ये कालक्रम है, ये आपने याद रखना है। ये गलती से हो गया, इंग्लिश में इसे क्रोनोलॉजी कहते हैं। क्रोनोलॉजी के बहुत से सवाल एग्जाम में आते हैं जिसके कारण हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर महसूस करते हैं। तो क्रोनोलॉजी भी आपने याद रखनी है कि किस तरीके से हमने क्रोनोलॉजी पढ़नी है। क्रोनोलॉजी पढ़ने के लिए आपको डेट्स अपने दिमाग में याद होनी चाहिए कि कब कौन सी एक्ट आया, कब कौन सा कार्यक्रम हमारे देश में चले हैं पर्यावरण को लेके, तो आपने याद रखने हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो एक्ट है इनको सबसे पहले हमने सही क्रम में लगाना है। तो हमें इनकी डेट्स हमें याद होनी चाहिए। जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका 1993 में आया था। और उसके बाद जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में आया था। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आपका 1972 में आया था। और उसके बाद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल वो 2010 में आया था। अब इसके बारे में थोड़ा सा और हम लोग जानकारी दें। पहले इसे सही क्रोनोलॉजी के हिसाब से अगर हम लगाएं तो सबसे पहले जो हमारा एक्ट आया वो हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया, तो मतलब पहले आएगा सी। उसके बाद हमारे कौन सा एक्ट आया, प्रोजेक्ट टाइगर आया, तो हम लगाएंगे बी। उसके बाद हम कौन सा ऑप्शन लिखेंगे, 1993 प्रोजेक्ट एलिफेंट, तो हम लोग ए लिखेंगे। और उसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा होगा, डी। तो इस तरह से हमारी क्रोनोलॉजी आती है। तो पेपर में भी अगर आपसे कालक्रम या फिर क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन ऐसे आए तो आपको डेट अगर याद होगी कि कौन सी डेट में कौन सा एक्ट आया है तो आप इजीली क्रोनोलॉजी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं डिस्कस करना चाहूँगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में क्या क्या हुआ था। तो देखिए, वाइल्ड लाइफ जो प्रोटेक्शन एक्ट इसीलिए लाया था कि हम ताकि हमारे जो पर्यावरण में रहने वाले जीव जंतु हैं हम उनका संरक्षण कर सके। इसमें जो हमारे पशु पक्षी हैं उनको 7 कैटेगरीज में विभाजित किया गया था। जो कैटेगरी 1 के जो जानवर थे उनको एंडेंजर्ड या फिर विलुप्त होने की कगार पर जो पशु पक्षी हैं उनके उसमें लिस्टेड थे और उनके शिकार पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया गया था। तो जो शेड्यूल 1 में जो आपके जानवर थे या पशु पक्षी थे उनको आप टाइगर से ले सकते हो, एशियाटिक लाइन हो सकती है, आपके ब्लैक बग जो काला हिरन है उनको रखा गया था। और कुछ जो बाकी जो शेड्यूल हैं उनमें कई कई पशु पक्षियों पर को मारने पर छूट भी दी गई थी जो हमारी फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे नीलगाय हो गई, आपके जंगली सुअर हो गए, आपके जंगली बंदर हो गए, तो उनके मारने पर रोक नहीं लगाई गई थी। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में 7 तरह की सूचियाँ बनाई गई थी पशु पक्षियों की, और एक सख्त नियम पर्यावरण को लेने के लिए गवर्नमेंट ने उठाया था। उसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की। देखिए, प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। और जब ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ था तो हमारे देश में जो बाघों की संख्या है वो बहुत ही कम रह गई थी। लगभग 1400 से 1600 बाघ ही हमारे देश में उस समय गिने गए थे। लेकिन प्रोजेक्ट टाइगर को अपार सफलता मिली। लोगों ने इस एक्ट की
महत्व को समझा और वाइल्ड लाइफ को उन्होंने आदर दिया। तो आज ये स्थिति है कि हमारे देश में जो बाघों की संख्या वो बहुत अच्छी है। हमारे देश में आज जो बाघों की एक्टिव जो संख्या है वो 3,000 से 5,000 के बीच में है। वैसे एक्चुअल फिगर 3,167 का है, लेकिन आपने 3,000 से 5,000 तक का आपने याद रखना है। उसमें भी जो इसमें कि हमारे देश में कितने टाइगर को संरक्षण करने के लिए कितने वाइल्ड लाइफ हमने टाइगर रिजर्व्स बनाए हैं, तो हमारे देश में कितने टाइगर रिजर्व हैं? 54 टाइगर रिजर्व्स हैं। उनमें से भी एक जो इंटरेस्टिंग फैक्ट दोस्तों ये है कि जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क या फिर जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है, उसमें सबसे ज़्यादा बाघों की संख्या हमें देखने को मिली है। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में बाघों की संख्या कितनी है? 260, ये सबसे अधिक है। और दूसरे नंबर पे है बांदीपुर। तो बांदीपुर में 150 है। तो आपने इस तरीके से याद रखना है कि सबसे ज़्यादा जो टाइगर की संख्या है वो जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में है और दूसरे नंबर पे है बांदीपुर। और ये किस किस स्टेट को बिलोंग करते हैं आपने ये भी याद रखना है। जो आपका जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है वो आपके उत्तराखंड स्टेट में है। और उसके बाद जो बांदीपुर टाइगर रिजर्व है वो आपका कर्नाटका में है। इस तरह से आपने याद रखना है। और जिम कॉर्बेट काफ़ी पुराना हमारा नेशनल पार्क है। इसकी स्थापना 1936 में शायद की गई थी, अगर मैं करेक्ट हूँ। तो जिम कॉर्बेट का नाम अब बदल दिया गया है। जिम कॉर्बेट का नाम अब राम गंगा नेशनल पार्क के नाम से इसे जाना जाता है। लेकिन आपने ये याद रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सबसे ज़्यादा टाइगर जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में है। और कितने हैं? 260। और हमारे भारत में लगभग कितने टाइगर हैं? 3,000 से लगभग 5,000 के बीच में। अगर एक्चुअल फिगर की बात करें तो 3,167। तो इसके बाद बात करते हैं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो हमारा बना 2010 में। इसमें जो ये ट्रिब्यूनल बनाया तो इसमें भी 7 तरह के जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड केसेस है वो इस ट्रिब्यूनल में रखे जाते हैं। जो जैसे आपका एयर पोल्यूशन है, आपका वाटर पोल्यूशन है, आपके फॉरेस्ट को किसी प्रकार का नुकसान हो रहा है, इत्यादि इत्यादि, जो एनवायरनमेंट से हमारे जुड़े हुए हैं, तो ऐसे केसेस नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में जाते हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010 में। तो ये आपने याद रखना है। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी? हमें लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अब अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू।